हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेडेल सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माही रिवर को लेकर के, तो माही रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, माही रिवर हमारे इंडिया में कुछ रिवर जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और उनमें से एक है माही रिवर। माही रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश स्टेट से होता है, उसके बाद में राजस्थान के सदर्न पार्ट में फ्लो करती है माही रिवर और फिर लास्ट में गुजरात स्टेट में एंटर करके लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। माही रिवर के फ्लोइंग एरिया को जब आप शो कर रहे हैं तो आपको देखने पे लग रहा होगा कि माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट कर रही है। इसके अलावा उल्टे यू आकार में भी फ्लो करती है माही रिवर। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि हमारे इंडिया में कौन सी रिवर ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है एंड इसके अलावा उल्टे यू आकार में भी फ्लो करती है, तो उसका आंसर रहेगा माही रिवर। यहाँ पर मैप में आपको शो हो रहा होगा कि माही रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर शो कर रखी हैं। तो उनके नेम है सोम रिवर, पनम रिवर एंड अनास रिवर। इसके अलावा राजस्थान से एक इम्पोर्टेंट रिवर जिसका नेम है जाखम रिवर, वो भी यहाँ पर एंटर करती है और इसमें मर्ज होती है। अब हमने ये डिस्कस किया कि माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम कट करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ से एक तरीके से पास होती है। अगर हम एक तरीके से मैक्रो लेवल पर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया में 8 स्टेट से पास होती है, जिसमें 3 स्टेट जो हैं वो तो यहीं लोकेटेड हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स के जो नेम है वो आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास इन स्टेट की कैपिटल जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, सदर्न पार्ट में लोकेटेड है या बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही लोकेटेड है। तो इसको लेकर के आपको व्यू करना है। वर्ल्ड लेवल पर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है। इसको लेकर के आप हमारी जो ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज जो है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के व्यू कर सकते हो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है जैसे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, इन सभी की मैप के थ्रू आपको वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको बता रखे हैं। ओके, द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो एस्पायरेंट, वो स्टूडेंट जिनका टारगेट है 2023 यूपीएससी, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपके 2023 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसमें आपको हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। आपका जो सिलेबस है उसको कंटिन्यूटी के साथ में कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डेली टॉपिक बेसिस पर आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। डेली आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें जो टॉपिक आपको मॉर्निंग में स्टडी के लिए दिया जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पर उस टॉपिक को आपने किस तरीके से रीड किया और यूपीएससी में किस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको आप क्लियर कर पा रहे हो, उनको एक तरीके से अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से वो जो टॉपिक है वो डेली बेसिस पर आपका प्रिपेयर यहाँ पर कंप्लीट होगा। ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि मेंस में क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट सिलेबस है कंटिन्यूटी के साथ में, क्योंकि अगर हम यूपीएससी आप सभी को पता है एक लॉन्ग प्रोसीजर है और उस लॉन्ग प्रोसीजर में कंटिन्यूटी जो है वो एक बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम जो भी एक कंटिन्यूटी है उसको रेगुलेट करेंगे। आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड आपके लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपके हमारे मेंटर जो है वो 1-to-1 कॉल कन्वर्सेशन के थ्रू आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके ज्वाइन का जो फीचर है, जो प्रोसीजर है
वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपके लिए जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जब हमने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया उससे पहले हमने जब 2022 के मेंस के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरीज थी कि क्या हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल रहेगा। देखो, मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जो है जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन है, वो आपको अब हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हमने डेली क्विज जो शाम को आपके लिए इवनिंग में जो वीडियो अवेलेबल होता है उसके लिए हमने क्विज जो है वो हिंदी फॉर्मेट में भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, ताकि इजीली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर जो अपने करंट अफेयर्स हैं उनको इवेल्युएट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो कल की जो क्विज है उसका जो लिंक है वो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर के वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो क्विज। द हिंदू को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि रेपो रेट क्या होती है। वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, मतलब मनी देता है। तो जो इंटरेस्ट रेट होती है ना आरबीआई की, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पर 5.4% तक 50 बेसिस पॉइंट जो है वो उसके ऊपर इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और रेपो रेट और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए इंक्रीज़ की जा रही हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देखो, जब हमारा इकोनॉमी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की तो उसमें एक कमेंट भी आया था कि क्या ये जो जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम इन रेट से ही एक तरीके से क्रैक कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है तो मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम कर दो तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। डिफ्लेशन हो रही है तो मार्केट में जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा दो ताकि डिफ्लेशन जो है कम हो जाएगा। देखो, ये एक टूल है और ये टूल है आरबीआई के। आरबीआई इन टूल्स के थ्रू जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन टूल्स के बाद में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वर्ल्ड लेवल पर किसी भी प्रोडक्ट्स का किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे मार्केट में उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, कितनी उसकी ज़रूरत है और कितना वो अवेलेबल हो पा रहा है। तो वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज हैं उन सभी का भी फ़र्क पड़ता है किसी भी कंट्री के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को लेकर के। जैसे कि हम कोविड के टाइम में देखें तो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया, उसका भी इफेक्ट है। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसका भी इफेक्ट है। उसका मेजर रीजन ये है कि रशिया और यूक्रेन से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी वहाँ से वर्ल्ड लेवल पर होती है, लेकिन उनकी वॉर जैसी सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स में एक इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से भी प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं। ओके, तो ये आरबीआई के जो टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और भी जो अदर टूल्स हैं, वो एक बेसिक पॉइंट है जिनके थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई सिचुएशन है तो उनका भी इफेक्ट देखने को मिलता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है वो हर क्वार्टर के बाद में एक मीटिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर हो, इसके अलावा आरबीआई के भी कुछ मेंबर हों और वो मिल करके इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करें। उर्जित पटेल ने अपनी इस रिकमेंडेशन में ये बात बोली कि ये देखो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें 5 मेंबर होने चाहिए। 3 मेंबर जो हैं वो आरबीआई से और 2 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात रखी कि इसमें 7 मेंबर होने चाहिए, 4 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट से और 3 मेंबर जो हैं वो आरबीआई से। लेकिन इन बीच का एक बैलेंसिंग नेचर में यहाँ पर सामने आया और अभी प्रेजेंट टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर जो हैं वो आरबीआई से और 3 मेंबर जो हैं वो होते हैं गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। मतलब स्पेसिफिक इकोनॉमिक एरिया में कोई स्पेसिफिक एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है उन सभी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके जो हेड हैं वो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो ही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सभी को पता है अभी यूएस के हाउस स्पीकर उनकी विजिट हुई ताइवान में और इसके बाद में चाइना ने पहले भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में भी ये विजिट होती है। तो यहाँ पर अब जो चाइना है वो ताइवान के आसपास वाले एरिया पर जो भी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स हैं
ओके, उन सभी को रेगुलर कर रहा है फायर ड्रिल्स को 6 रीजन में अराउंड ताइवान। इसमें जो एयर वाला एरिया है, जो वाटर वाला एरिया है, उन सभी एरिया में ये मिलिट्री जो ड्रिल्स हैं वो एक्सरसाइज की जा रही हैं एक तरीके से यहाँ पर ताइवान को काउंटर करने के लिए कि चाइना की जो पॉलिसी है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं और अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात की गई है कि चाइना और यूएस के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको लेकर के उनके बीच में कुछ डिस्कशन होने वाला था। तो उन पॉइंट्स के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था यूएस और चाइना के बीच में कुछ रिजल्ट भी आ सकता था, उनको लेकर के यहाँ पर चाइना ने रोक लगा दी है कि वो जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर अब काम नहीं होगा। इसको लेकर के आज आर्टिकल भी आया है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो इशू हुआ है उससे इंडिया को क्या लर्न करना चाहिए, तो हम एडिटोरियल पेज पर इसको डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक केस को देख रहे थे, तो उस केस में कुछ हाईलाइट किया गया। यहाँ पर कुछ एकेडमिक जो पर्सन होते हैं उन्होंने ये बात रखी कि मान लो किसी भी हमारी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अगर वो रेड डालती है किसी भी पर्सन के ऊपर, तो रेड के टाइम वो क्या करते हैं कि उस पर्सन के जो भी फ़ोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उन सभी को भी सीज कर लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भैया आप जो डिवाइसेज है उनको सीज करते हो तो इस पर गवर्नमेंट का रिप्लाई चाहिए। यहाँ पर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, हालांकि उन्होंने ये बात रखी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई कि देखो अगर हम बात करें हमारा जो लॉ है उस लॉ में ये बात रखी गई है, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये एम्पावर करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि आप डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं उनको सीज कर सकती हो। अब यहाँ पर जैसे कि प्रोफेसर राम रामास्वामी, सुजाता पटेल, एम माधव प्रसाद, मुकुल केशव, दीपक मालगन, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि जैसे कुछ अकेडमियंस लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है, उनके जो भी गैजेट्स हैं उनमें उनके थीसिस, उनके जो रिसर्च हैं वो सेव होते हैं। तो अगर इस तरीके से उनके जो भी गैजेट्स हैं उनको सीज किया जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो सकती है कि इसका मेजर रीज़न ये है कि जो भी उनके रिसर्च पेपर हैं वो एक तरीके से आउट हो सकते हैं या और भी अदर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की है कि इसको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो आप उनके जो गैजेट्स हैं उनको सीज कर रहे हो, मतलब उनकी जो प्राइवेसी है, उनके गैजेट्स में कुछ भी प्राइवेट उनके जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हो सकती हैं, तो उसमें आप एंटर कर रहे हो, मतलब उनकी जो राइट टू प्राइवेसी 2017 में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट, उसको आप एनक्रोच कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बात रखी है कि जो हमारे एक्ट हैं, जो हमारे रूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उन सभी में ये बातें रखी गई हैं कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो 1971 में एक एक्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, उसमें टाइम टू टाइम चेंज किया गया। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो भी अनमेरिड वीमेन है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अभी 2020-21 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ उसमें हस्बैंड वर्ड को रिमूव करके पार्टनर वर्ड जो है वो एक तरीके से इंक्लूड कर दिया गया है इस एक्ट में। मतलब इनडायरेक्टली जो अनमेरिड वीमेन है उनको भी इसमें काउंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि देखो चाहे मैरिड वीमेन हो चाहे अनमेरिड वीमेन हो, जो बॉडी के ऊपर एक ऑटोनॉमी होती है वो तो हर वीमेन की सेम है, तो इसके बेसिस पर आप कैसे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हो अनमेरिड वीमेन को अगर 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसको टर्मिनेट करवाने से। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरीके की क्वेश्चन की गई है कि यहाँ पर जो ये एक्ट जो बनाया गया था ना वो एक लिबरलाइजेशन लाने के लिए नहीं बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इलीगल हैं और उनके बेसिस पर ये लगता है कि इन यहाँ पर तो मेडिकल जो भी प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट होनी ही चाहिए, उसी के बेसिस पर इस एक्ट को लाने की कोशिश की गई थी। ओके, तो यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने बोला है कि अनमेरिड वीमेन जो हैं वो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से सफ़र हो सकती हैं, तो इसको फिर वहाँ से एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होती है प्रेजेंट टाइम के अमेंडमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक मेडिकल जो बोर्ड है वो बनाया जाता है। मेडिकल बोर्ड फिर इसमें
डिसीजन लेता है। कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनमें जो मेडिकल बोर्ड है वो इसमें अपना आंसर जो है वो यस में बोलता है, जैसे कि सर्वाइवर ऑफ रेप और सेक्सुअल असोल्ट, माइनर्स, इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, फीटल माल फॉर्मेशन, अगर ये सारे इशू हों तो उसमें जो मेडिकल बोर्ड है वो अलाउ करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी अगर अनमेरिड वीमेन में है तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो ऑटोनॉमी है वो तो उनके पास में भी एग्जिस्ट करती है। अब इसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी क्या बात रखेगी, हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो जुडिशरी ने भी अपनी तरफ से बोला कि लेजिस्लेचर ने अभी प्रेजेंट टाइम जो अमेंडमेंट हुआ उसमें हस्बैंड वर्ड को रिमूव करके पार्टनर वर्ड रखा है। मतलब जो लेजिस्लेचर है वो भी इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि अनमेरिड वीमेन में भी ये इशू देखने को मिल सकते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखो इस तरीके से जब भी कोई एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ तो अमेंडमेंट होने के बाद में भी वो जो बिल है वो पास हो गया है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसके अभी के प्रोविज़न और 1971 के जो प्रोविज़न है उनमें हमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि पहले 12 to 20 वीक्स, 12 वीक्स का एक जो क्राइटेरिया वो डिसाइड कर रखा था, 20 वीक्स का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा था, लेकिन अभी के अमेंडमेंट में 20 वीक्स का प्रेगनेंसी का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है और 24 वीक्स तक का दूसरा क्राइटेरिया। इसका मेजर रीज़न ये रहा कि टाइम के साथ में जो प्रेगनेंसी है उसका पीरियड जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया कि 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी जो है अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके लिए अलाउ कर दें तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कैसे हुई, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो वही है। इसका मेजर रीज़न ये है कि टाइम के साथ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, तो उसके बेसिस पर 24 वीक तक की प्रेगनेंसी को इजीली टर्मिनेट करवाया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो क्यों ना जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनमें भी टाइम के साथ में अपग्रेडेशन देखने को मिले। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो डिग्रेडेशन है वो इसमें कभी भी देखने को ना मिले, इस बात के ऊपर भी हमें फोकस रहना चाहिए। तो जब भी कोई एक्ट न्यूज़ में हो उसके एंशियंट टाइम में जब पहले वो बनाया गया था तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो बनाया गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के किसी भी एक्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि काइट फ्लाइंग, पतंग जो उड़ाने की जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। बहुत सारे जो बर्ड हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे ह्यूमन जो हैं उनको भी यहाँ पर कैजुअलिटी देखने को मिलती है। तो एक पिटीशन डाली गई कि भाई जो पतंग उड़ाते हैं ना लोग उसको बिल्कुल बैन कर दो। तो इसमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि काइट फ्लाइंग को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा एक ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन को हम बैन नहीं कर सकते। हाँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि जो सिंथेटिक मांझा है उसकी वजह से सारी कैजुअलिटी देखने को मिलती है। तो सिंथेटिक मांझा को रेगुलेट करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करे। ओके, उसको बैन करने के लिए काम अच्छे से किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ये जो इशू हैं वो क्रिएट ना हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है 2019 में जो हमारी गवर्नमेंट डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ। कमेटीज़, श्री कृष्णा जो कमेटी है उसने अपनी रिकमेंडेशन भी दी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोविजन में बहुत सारे अमेंडमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करने की बात रखी गई। इसकी वजह से ये लगा कि इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में अगर रेगुलर डिस्कशन किया गया तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना इसको ख़त्म करके अभी नई प्रेजेंट टाइम में जो नई सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाए। किसको, ये जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को, और इसमें जो नई चीज़ें हैं, नई जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन सभी को भी इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस आर्टिकल में देखो ये बोला गया है कि अगर हम अदर कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं तो हमें डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि
अगर हम बात करें तो अदर कंट्रीज़ में जो है वो इसको लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना, उसके जो डाटा है उसको लोकलाइजेशन करना, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हमारा 2019 में जो एक्ट लाया गया था उसमें यही बातें रखी गई थी कि एक प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाए, दूसरा जो भी पॉपुलेशन के जो भी डाटाज हैं उनका किस तरीके से स्टोरेज उनको किया जाएगा, क्या लोकलाइजेशन में का ही उनका स्टोरेज होगा, इन सभी को लेकर के भी इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाना था। तो यहाँ पर लास्ट में आर्टिकल में बोला है कि जल्दी हमें इस तरीके का बिल लेकर के आना चाहिए कि जिसमें प्राइवेसी, ये जो बेसिक फीचर है वो भी मेंटेन हो सके और जो इशू है वो भी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में अभी COP27 की मीटिंग होएगी शार्म एल शेख इजिप्ट में, ओके, नवंबर में। तो इसमें 27 जो मीटिंग होगी उससे पहले हमारे इंडिया ने जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट्स हैं उनको अप्रूव किया है। ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड है, 2015 में जब के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तब इसमें स्पेसिफिक ये बोला गया था कि सभी कंट्रीज़ अपने जो टारगेट हैं वो डिसाइड करें ताकि टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सके। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम अर्थ का ना बढ़ने दें, लेकिन मैक्सिमम हमारा टारगेट ये रहे कि 2100 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही अर्थ के टेम्परेचर को रोक लें। तो इंडिया ने यहाँ पर टारगेट लिए थे। इंडिया ने बोला था कि 2030 तक हम हमारा एमिशन जो है उसको 33 से 35% तक कम करेंगे जीडीपी का, और ये 2005 के लेवल पर ये काम किया जाएगा। इसके अलावा जो भी हम एनर्जी यूज़ करेंगे उसमें 40% जो है इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2.5 to 3 बिलियन डॉलर जो है, 3 बिलियन टन ऑफ CO2 जो है उसको सिंक करने के लिए, उसके लिए एडिशनल कार्बन सिंक जनरेट करने के लिए 2030 तक जो है वो इतना फॉरेस्ट कवर जो है या फिर ट्री कवर जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। ये सारे टारगेट इंडिया ने लिए थे। अभी इंडिया ने क्या है, आप सभी को पता है कि COP26 में इंडिया ने नए टारगेट लिए हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो है वो लॉन्च करेंगे। ओके, नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया ने, हमारी कंट्री ने कुछ नए टारगेट लिए हैं 2070 तक के नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा और भी हमने टारगेट्स लिए हैं। इन सभी में ये बताया गया है कि जो भी टारगेट हमने लिए हैं अगर हमें उन्हें मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, तो इन सारे टारगेट्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, तभी 2070 का जो हमारा टारगेट है वो हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने अपनी बात रखी है कि जिन टारगेट्स को हम बात करते हैं उनको अचीव करने के लिए हमें इस तरीके की जो टारगेट्स हैं वो बनाने होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है कि इंडिया जो है इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है ताकि हम हमारे जो भी डेवलपमेंट के बेसिस पर जो टारगेट हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको भी अचीव कर पाएँ और जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर पाएँ। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी ताइवान में विजिट हुई यूएस के स्पीकर की, तो यहाँ पर ताइवान से इंडिया को क्या सीखना चाहिए। देखो, ताइवान के बारे में ये बोला गया है कि 23 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन है। इतना एक तरीके से वो एस्टेब्लिश कंट्री भी नहीं है। बार बार चाइना उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि हमारा पार्ट है, लेकिन फिर भी ताइवान जो है वो चाइना के सामने खड़ा होकर के यहाँ पर यूएस के जो स्पीकर है उनकी विजिट यहाँ पर अपने यहाँ पर करवा पाए। इससे ये लगता है कि ताइवान जो है वो काफ़ी कम रिसोर्सेज के साथ में भी जो चाइना है उसके साथ में एक तरीके से जो डिस्कशन करने के लिए या अपना पॉइंट रखने के लिए तैयार है। तो इंडिया को ये कोशिश करना चाहिए कि इंडिया जो है वो ताइवान से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में लोकेटेड है इंडिया। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, जैसे कि हमारे नर्दर्न पार्ट में देखें अक्सई चेन वाला एरिया है, इसके अलावा प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, सिक्किम का भी कुछ एरिया है उसको लेकर के क्लेम करता है जो चाइना है। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के इंडिया जो है वो अपना स्टैंड रख सकता है। इंडिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस के लेवल पर देखें और भी टेक्नोलॉजी के लेवल पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टक्कर देता है चाइना को। तो इससे ताइवान से इंडिया को ये लर्निंग लेने की ज़रूरत है कि हम भी अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर के हम स्टैंड कर सकते हैं, चाहे सामने हमारे कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों ना हो। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है वैसे वैसे बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो
कोविड के टाइम में स्पेसिफिक डिजिटलाइजेशन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इसमें बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्रोसरी से लेकर के आपके डेली पर्सनल यूज़ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप घर पर मंगवा सकते हो और एक क्लिक पर जो है वो आपसे दूर हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इसकी वजह से जो लोकलाइजेशन में जो भी शॉप हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे ऐप जो हैं इन लोकलाइजेशन वाले जो भी स्टोर हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो भी लोकलाइजेशन में जो भी इस तरीके की डीलर्स हैं अगर उनको यहाँ पर रेगुलेट होना है तो इनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होकर के ये सारे काम करने होंगे। दूसरे और सारे डिजिटलाइजेशन में कुछ ऐसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि टाइम के साथ में जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है उसके कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स भी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो अगर प्रॉब्लम आती है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर अभी मानसून सेशन में कौन कौन से एक्ट किन के ऊपर क्या काम हो रहा है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनके पास में ईडी का नोटिस आता है कि आपको प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बोला कि अभी जो है मानसून सेशन चल रहा है और आर्टिकल 105 जो है वो हमें प्रिविलेज देता है कि इस तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरीके से ऑन गोइंग सेशन के टाइम में इस तरीके से अदर एजेंसीज की टाइम से साथ में प्रेजेंट होते रहे तो जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि आर्टिकल 105 जो है ये बात बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर अगर हम स्टेट में इस बात को डिस्कस करें तो स्टेट के लिए अलग आर्टिकल है, तो उनके लिए प्रिविलेजेस हैं कि जब सेशन चल रहा हो तो आपको सिविल जो केसेज हैं उनके लिए आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सिविल केसेज के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेज अगर हैं तो उनके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी सेशन की मीटिंग के 40 दिन पहले तक, 40 दिन बाद तक और ऑनगोइंग सेशन के टाइम में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मिस्टर नायडू जो हैं उन्होंने बात बोली है कि 1996 में डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्होंने ये बोला था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ हम प्रिविलेज तो दे रहे हैं, लेकिन इस प्रिविलेज के नाम पर ऐसा नहीं है कि आप उनको जो भी वो क्राइम करके आ जाएं और फिर पार्लियामेंट के सेशन के टाइम बोलें कि आप तो हमें अरेस्ट ही नहीं कर सकते। तो ये जो प्रिविलेज है सिर्फ आपको इसलिए है कि सिविल केसेज में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो सारा इंटरफेयर किया जा सकता है। ओके, तो आर्टिकल 105 जो है वो न्यूज़ में रह गया। आपको जो भी प्रिविलेजेस होते हैं एमपीज को वो आपको पता होना चाहिए इसके अंडर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो इस आर्टिकल में कुछ बिल लाए गए हैं अभी पार्लियामेंट में, और ये बिल है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें ये बात रखा गया है कि जो भी बिल्डिंग जहाँ पर 100 किलोवाट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो उन बिल्डिंग्स के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप जो जितना भी एनर्जी का यूज़ करोगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज से उसको जनरेट किया जाएगा और फिर उसके थ्रू जो है आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। ओके, तो ये नया बिल जो है इसमें इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो हमने एनर्जी टारगेट लिए हैं उनको हम अचीव कर पाएँ, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि 2070 तक जो हमें नेट जीरो एमिशन टारगेट को अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, 500 किलोवाट जो है वो नेट इसका रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना होगा 2030 तक। यहाँ पर जो बताया गया है कि 2 नए बिल और इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में। एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें कुछ चेंज किया जा रहा है इसके स्ट्रक्चर में, और दूसरा जो लॉ है इसमें यहाँ देखिए दिल्ली का एक लॉ है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको चेंज किया जा रहा है, उसका नेम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसमें किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है
उसके अंडर ये आता है। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। सबसे पहली बात 2003 में इसको बनाई जाने की कोशिश की गई थी। 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि 1991 में जो हम लिबरलाइजेशन लेकर के आए हैं उसकी वजह से इंडिया के मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। तो बिजनेस में, ट्रेड में एक फेयर कंपटीशन हो सके, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन फुल्ली अगर हम बात करें तो 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन फुल्ली तरीके से 2009 में इसने काम करना स्टार्ट किया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक इसका चीफ हेड होता है, इसके अलावा 6 इसके मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के है। आप सभी को पता है हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें जो एनडीए है उन्होंने जगदीप धनखड़ को यहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया है और अपोजिशन ने मार्गरेट आल्वा को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अब सभी को पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। वाइस प्रेसिडेंट की आज 6 अगस्त को इनके इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं। तो इनके इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के वो मेंबर चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम डिस्कस करें तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से लिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है उसके बारे में बताया गया है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये आर्टिकल है बिहार से रिलेटेड। बिहार में आप सभी को पता है कि 2016 से वहाँ पर जो वाइन है उसको बैन कर रखा है, लेकिन लिकर को बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे केसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। और इससे बात सामने आती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल करके आता है। ओके, फॉरेन पेज पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूएस के स्पीकर की जो ताइवान में विजिट रही उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। ओके, और दूसरा यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इसमें कश्मीर वाला जो रीजन है इसको लेकर के चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलकर के यहाँ पर एक तरीके से कोऑपरेट करके इस इशू को सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन से जो ट्रेड को लेकर के कुछ डिस्कशन है, इसमें फिर से टर्की जो है वो एक तरीके से यहाँ पर एक इंटरवीन करने की कोशिश करेगा, मीडिएशन प्ले करने की कोशिश करेगा और डिस्कशन होगा। इसमें टर्की के जो प्रेसिडेंट है और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में अभी डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनको खोला जा सकता है, ताकि वर्ल्ड लेवल पर जो इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे कुछ अदर इनिशिएटिव हैं जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, इनको आप व्यू कर सकते हो, या आपके डेली बेसिस पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉपिक बेसिस पर भी हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है, जैसे कि अभी हमने आज़ादी सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है। इन सभी को आप जाकर के व्यू कर सकते हो। आज़ादी सीरीज में आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो इसमें कवर करवाए जा रहे हैं, मतलब हमारे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट कवर करवाया जा रहा है, तो आप इसको जाकर के भी व्यू कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।